हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ जल संसाधन वाले अध्याय को लेकर। इसके पहले जो पहला वाला पार्ट था उसमें आप लोगों ने ये देखा कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। इसके बावजूद भी मनुष्य के उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा बहुत कम है और जितनी मात्रा उपलब्ध है, हालांकि वो है पर्याप्त, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिली जहां पर जल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है, इसके बावजूद भी लोगों को वह सहज और सुलभ उपलब्ध नहीं है। इसी स्थिति को बोला गया जल दुर्लभता। जल दुर्लभता को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, जाना और समझा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इजराइल जैसे देश कम वर्षा होने के बावजूद भी किस तरह से अच्छा वाटर मैनेजमेंट करते हैं और भारत जैसे देशों में ये नहीं हो पाता। उसके अलग अलग कारण भी देखे, प्राकृतिक कारण देखे, मानवीय कारण देखे। ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 जल संसाधन का, जो कि जल संसाधन का अंतिम भाग भी है। इसके बाद जल संसाधन अध्याय समाप्त होगा। इस अध्याय में हम देखेंगे कि वो जो जल दुर्लभता है, उस जल दुर्लभता को दूर करने के लिए क्या क्या समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं और क्या ये प्रयास हम आज ही कर रहे हैं या भारत देश में प्राचीन काल से प्रयास किए जाते रहे हैं। तो प्राचीनता की बात करें तो हम लोग बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, रानी की वाव देखते हैं, भोपाल का तालाब देखते हैं। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि भारत में जल संरक्षण, जल प्रबंधन, मृदा प्रबंधन की जो बात हो रही है, ये आज से नहीं, मोहनजोदारो और हड़प्पा के समय से हो रही है। आपको याद होगा कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के दौर में एक विशाल स्नानागार की बात होती थी। इसका मतलब जल संरक्षण का हमारा इतिहास आज का नहीं है, हमारा इतिहास अति प्राचीन है। तो पहले हम उसको देखेंगे और फिर आज हम क्या प्रयास कर रहे हैं वो देखेंगे बांधों के माध्यम से, और फिर ये देखेंगे कि क्या ये बांध वास्तव में हमारे लिए उपयोगी हैं या इनमें भी कोई दिक्कतें आ रही हैं, और यदि बांधों में समस्या आ रही है तो दूसरे क्या उपाय हो सकते हैं। ये तमाम चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो जल संसाधन वाला, और आप लोग देख रहे हैं ई क्लास बाय मनीष सर। मैं हूं मनीष शंकर तिवारी। चलिए, जल संसाधन, इसका हम लोग देख रहे हैं ये भाग 2। इस भाग 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। अब हमको ये समझना होगा इस अध्याय में कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या है और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन क्या है। बांध क्या है ये तो आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, लेकिन अपन और डिटेल में इसको यहां पर समझेंगे। तो ये जो आपको सामने चित्र दिख रहा है, ये मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के दौर का ये चित्र दिख रहा है आपको, जहां पर हम देखते हैं पुरातात्विक दौर में, ऐतिहासिक काल में हमको अभिलेखों के माध्यम से, खुदाई के माध्यम से ये प्राप्त होता है कि ये जो जलाकृति है ये आज की नहीं है, ये आज से 5000 वर्ष पुरानी जलाकृति है जो जल से भरी हुई है। यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो जल संरक्षण का इतिहास है वह बड़ा प्राचीन है। प्राचीन काल में सिंचाई के लिए सामान्य तौर पर जो बहता हुआ पानी होता था उसको पत्थरों की सहायता से रोक लिया जाता था। जैसे ये जो आपको ये पत्थर दिख रहे हैं, ये वाले ये जो पत्थर दिख रहे हैं, इस तरह की पत्थरों की दीवारें बनाकर रोककर मलबे से बांध, जलाशय, झील या कोई तटबंध या नहर जैसी आकृतियां अपन ये पत्थरों के माध्यम से आकार देकर बना लेते थे। और इसी परंपरा को हमने आज भी हमारे देश भारत में निरंतर जारी रखा हुआ है, और हम बांधों के इस आधुनिक स्वरूप को, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह के हम देख रहे हैं। ये नदियों के बेसिनों पर यानी अपवाह द्रोणियों पर बनाए जाते हैं, अपवाह क्षेत्र में बनाए जाते हैं। तो इस तरह से अब इस भारत के मानचित्र में हम देखते हैं कि जितनी सारी नदियां हैं, लगभग सभी नदियों पर कुछ ना कुछ हमने बांध बनाए हैं। जैसे ये देखिए, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, सरदार सरोवर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध। यहाँ पर आते हैं तो हमको भाखड़ा नागल बांध, ये टिहरी बांध। यहाँ पर आते हैं तो ये नरोरा का स्थान है,
और अपन आगे देखते हैं तो यहाँ पर फरक्का डैम यहाँ पर बना हुआ दिखता है हमको। इस तरह से पूरे भारत में हमने बहुत सारे बांध बनाने की परंपरा सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज तक जारी रखी हुई है। अब हम बात करते हैं प्राचीन काल की। प्राचीन समय में भारत की जलीय आकृतियां क्या होती थी। तो हम यहां पर देखते हैं भारत के नक्शे में कि ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी के बारे में अगर आपको जानना है डिटेल में तो आपको देखना पड़ेगा अपवाह तंत्र वाला कक्षा 9 का वीडियो, जिसमें हमने गंगा के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। लेकिन यहां पर हम उतने विस्तार से नहीं जाएंगे। यहां केवल हम इतनी बात करेंगे कि गंगा नदी की बाढ़ से जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल तंत्र इलाहाबाद के नजदीक बनाया गया था। यह प्राचीन काल की बात हो गई। ईसा से 1 शताब्दी पहले यानी लगभग 100 ईसा पूर्व के आसपास हमने इसको बनाया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने समय में न केवल सिंचाई के लिए बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया था, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो मिट्टी का प्रबंधन भी बहुत अच्छा होता था। इसके साथ साथ कलिंग जो कि उड़ीसा में है, नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्रा में है, बेन्नूर जो कि कर्नाटक में है और कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर भी जब हम जाते हैं तो सिंचाई के उत्कृष्ट तंत्र होने के सबूत हमको मिलते हैं। यहाँ की जो जलीय संरचनाएं हैं प्राचीन काल में जो बनाई गई थी, उनके साक्ष्य आज भी हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कृत्रिम झील बनाई गई थी जिसको हम बड़ा तालाब कहते हैं, वह भी यहाँ पर उपलब्ध है। और सीरी फोर्ट जो दिल्ली में है, वहाँ पर 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश नाम के एक सुल्तान हुआ करते थे, ये अपना सल्तनत काल में, तो उन्होंने एक तालाब बनवाया था जिसका बाद में अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने उसका रिनोवेशन करवाया था। इस तरह से ये सीरी फोर्ट आज भी वहाँ पर उसकी जो संरचना है, उसके जो भग्नावशेष हैं, वो आज भी हमको वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि प्राचीन भारत में भी जल संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते थे और आज हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बांधों का निर्माण कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि मान लो एग्जाम में सवाल आ गया कि बांध कहते किसे हैं और वे जल संरक्षण में कैसे सहायक होते हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो चलिए हम उसे देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि बांध जो है बहता हुआ पानी है, उस बहते हुए पानी को रोकने के लिए या उसकी दिशा बदलने के लिए या उसका बहाव कम करने के लिए एक बाधा खड़ी कर देते हैं। इस तरह से जब ये बाधा खड़ी हो जाती है तो इसे आमतौर पर एक क्या बन जाता है, जलाशय या झील या एक जल भरण क्षेत्र बन जाता है। तो बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से। ढांचा क्या है ये देखिए, ये जो है ये ढांचा है उसका। तो ये बांध नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगी बाधा, और बांध कहलाएगा ये जल भरण क्षेत्र। तो अधिकतर बांधों में एक ढलवां हिस्सा होता है, ये वाला जो आपको लाइट साइड में दिख रहा है। यहां से थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके ऊपर से या अंदर से पानी लगातार बहता रहता है। इस तरह से लगातार पानी बहता रहता है और इसी पूरे जो तंत्र है इसको अपन बोलते हैं बांध। अब बांध होते कितने प्रकार के हैं तो इसका भी वर्गीकरण किया गया है। बांधों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग प्रकार से किया गया है। पहला वर्गीकरण है उसकी संरचना और उद्देश्य के अनुरूप, कि बांध जो है किस लिए बनाया गया है। जलापूर्ति के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, जल विद्युत के लिए, सिंचाई या नाव चलाने के लिए। दूसरा उद्देश्य होता है उसमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर कि बांध जो है वो लकड़ी का बना हुआ है या तटबंध बांध है या पक्का सीमेंटेड बड़ा बांध है। और तीसरा होता है उसकी हाइट के आधार पर, उसकी ऊंचाई के आधार पर, जो कि बड़ा बांध जिसको हम मुख्य बांध कहते हैं, दूसरा मध्यम बांध और उच्च बांध। इस तरह से हम अलग अलग भागों में इसको वर्गीकृत कर लेते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसको आपको समझ लेना चाहिए कि बांधों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: संरचना के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर और ऊंचाई के अनुसार। अब बात आती है कि जो परंपरागत बांध है ये अपन बात करते हैं। ये परंपरागत बांध कैसे बनते थे प्राचीन काल में? बहती हुई नदी है या बरसात का पानी है, उसको अपन ने पत्थरों के माध्यम से या किसी ऐसी उपक्रम के माध्यम से हमने दीवार खड़ी कर दी जिससे वो पूरा क्षेत्र जल भर गया उसमें।
अब पूरे क्षेत्र में जब जल भर जाएगा तो हमने एक वहां पर पानी निकासी का रास्ता बना लिया और उस निकासी से उस जगह से पानी निकलेगा और खेतों की सिंचाई करेगा। यानी कि परंपरागत बांध जो है वे क्या काम करते थे? परंपरागत बांध जो है केवल और केवल खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध होते थे। वो केवल खेतों की सिंचाई करने के लिए जल उपलब्ध कराने का काम करते थे। लेकिन अगर हम आजकल की बात करें कि आजकल के ये जो बांध है, आधुनिक बांध, ये बांध केवल सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते। सिंचाई के साथ साथ ये बांध विद्युत उत्पादन के काम में भी आते हैं और ये बिजली औद्योगिक उपयोग में भी काम में आती है और घरेलू उपयोग में भी काम में आती है। घरेलू उपयोग में जल की आपूर्ति होती है इसकी, और औद्योगिक उपयोग में भी विद्युत का उत्पादन होता है। साथ ही बाढ़ नियंत्रण का काम भी ये बांध बखूबी करते हैं। इसके अलावा मनोरंजन भी करते हैं। बांधों में जाओ, नौकायान करो, वहाँ पे वाटर पार्क उसके तटीय क्षेत्र में बने होते हैं, वहाँ जाके एंटरटेनमेंट करो, इसके काम में भी आता है। इसके अलावा नौ संचालन, जैसे हमारे यहाँ जो जबलपुर में बरगी बांध बना हुआ है, रानी अवंतीबाई बांध परियोजना बहुउद्देशीय नदी जल परियोजना है, वहां पर बरगी से लेकर के मंडला तक के लिए नाव चलाई जाती है कि जल मार्ग से भी आप वहां पर जा सकते हो। तो नौका संचालन के काम में आता है। साथ ही साथ मत्स्य आखेटन, मछली पालन के काम में भी आता है। तो इस तरह से जो आधुनिक बांध हैं उनके निर्माण का केवल एक उद्देश्य सिंचाई नहीं रहा, उनके निर्माण के अनेक उद्देश्य हो गए, यानी बहुत सारे उद्देश्य हो गए। और ये बहुत सारे उद्देश्य होने के कारण हम आधुनिक बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि बहुउद्देशीय नदी जल परियोजनाएं कहां कहां हैं, तो आपको इस मानचित्र में दिखाई देगा कि ये जो सतलज और व्यास नदी के ऊपर जो बनाया गया है बांध, भाखड़ा नागल परियोजना, यह जल विद्युत उत्पादन का काम तो करता ही है, साथ में सिंचाई का काम भी करता है। अब इसको याद आपको रखना है तो याद रखिए, ये पंजाब में पड़ता है। पंजाब में फसलें बहुत अच्छी होती हैं, और अच्छी इसलिए होती हैं क्योंकि वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, और सिंचाई के लिए उपलब्ध अपना ये भाखड़ा नागल बांध है, और इससे बिजली का उत्पादन भी होता है। दूसरा बांध महानदी के ऊपर बना हुआ है, हीराकुंड बांध। यह बांध जल संरक्षण के काम में आता है और बाढ़ नियंत्रण के काम में आता है। यहाँ पर मिट्टी का कटाव होता है बहुत ज़्यादा, और पानी की यहाँ आवश्यकता ज़्यादा है, तो पानी का संरक्षण भी करते हैं अपनी महानदी का। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला ये वाला जो पार्ट है, ये अक्सर बाढ़ प्रभावित होता है, तो यहाँ पर बाढ़ का नियंत्रण भी हो जाता है। तो इस तरह से ये जो भाखड़ा नागल बांध है, हीराकुंड बांध है, ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देख और समझ लिया है कि प्राचीन काल में जो जल प्रबंधन होता था वो केवल और केवल खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता था। समय बदला, उपनिवेश काल के बाद भारत ने आजादी हासिल की, नए बांध बनाए। अब नए बांधों का उद्देश्य केवल सिंचाई ना होकर के इनका बहुत सारी चीजों में उपयोग होने लगा। जल विद्युत बनाने में, जैसा कि अपन ने कल बताया कि पूरे भारत में जितनी भी विद्युत बनती है उसका 22% हिस्सा जल विद्युत से ही आता है। और ये जो विद्युत है ये घरेलू उपयोग में भी आती है और औद्योगिक उपयोग में भी आती है। नौकायन हो, मत्स्याखेटन हो, बाढ़ नियंत्रण हो, ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं बांधों के, इसलिए हम इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी जल परियोजना। अब इसको एक कदम और आगे बढ़ा दिया गया है। नदी जल परियोजना मतलब केवल नदी के जल का संसाधन, नदी के जल का प्रबंधन अकेला नहीं करना है। अब इसका नाम हमने रख दिया है समन्वित जल प्रबंधन। समन्वित जल प्रबंधन मतलब केवल जल का प्रबंधन नहीं, जल प्रबंधन के साथ साथ भूमि प्रबंधन भी, और उसके साथ संलग्न जितने भी संसाधन हैं, चाहे वह भूमि संसाधन हो, चाहे वह पारितांत्रिक व्यवस्थाएं हो, सबका प्रबंधन देखना है कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि केवल जल संसाधन को संरक्षण कर रहे हैं और अन्य संसाधनों का निम्नीकरण होने लगा हो। इसलिए इसको नाम दिया गया आप क्या, समन्वित जल प्रबंधन उपागम। इसमें होता क्या है कि एक बात का और ध्यान रखा जाता है कि कहीं सामाजिक विभेद तो पैदा नहीं हो रहे हैं, अमीरी और गरीबी की खाई ज्यादा तो नहीं हो रही कि पता चला बांध बनाया, उसकी बिजली से उपयोग करने के बाद में उद्योगपति अमीर होते जा रहे हैं और जो विस्थापित हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि यह जो जल प्रबंधन इकाइयां हैं
ये सामाजिक वर्गीकरण को तो बढ़ावा नहीं दे रही हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कि इन जल प्रबंधन इकाइयों को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोलकर संबोधित किया था। चलिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गर्व के साथ बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। और वो ऐसा क्यों कहते थे? उनका ये मानना था कि जो बांध हैं वे अपनी परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था का समन्वित रूप से विकास करती हैं। मतलब इस तरह वो संपूर्ण भारत को विकास के नए मॉडल पर दौड़ाना चाहते थे, विकास का नए मॉडल दिखाना चाहते थे और उसका बेस समझते थे बांधों को, उसका आधार बांधों को मानते थे। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं। प्रश्न आ गया एग्जाम में, मान लो कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा गया है, तो सीधा उत्तर यही होगा कि बांधों को आधुनिक भारत का उत्तर इसलिए कहा गया है कि वे जो बांध परियोजनाएं हैं वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था का समन्वित रूप से विकास करने में सक्षम होती हैं, इसलिए उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। हालांकि अब परिस्थितियां बदल रही हैं। कई बांध जो है अनेक कारणों से उनको जब बाहरी तौर पर उनका इंस्पेक्शन किया गया, उनका निरीक्षण किया गया, उनके बारे में डेटा कलेक्शन किया गया तो विरोध का कारण बन गए। मतलब जो बांध बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा कर रहे थे, अब उन बांधों का विरोध होने लगा। और विरोध की शुरुआत मुख्यतः हुई थी कहां से? विस्थापितों के आंदोलन से। चलिए देखते हैं इसमें कि ये जो बांध हैं ये बांध विरोध का कारण क्यों बने, यहां विरोध के लिए लोगों ने आखिर क्यों झंडे उठा लिए। वो बांध बनाने से उनका प्राकृतिक बहाव जो है वो तो अवरुद्ध होता ही है। जैसे कि ये अपन ने बांध बनाया, अब इसकी वजह से हमने क्या किया, प्राकृतिक प्रवाह है ये अवरुद्ध हो गया और ये नदी दो भागों में डिवाइड हो गई यहाँ पर। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये जो इसके साथ बहता हुआ जो अवसाद आ रहा है, जैसे जलोढ़ मिट्टी बनती है, जो मृत्तिकाएं आती हैं, वो क्या होती है, ये जो आपको दिख रहे हैं डॉटेड डॉटेड, ये नदी के नीचे जम जाती हैं और ये सिर्फ नदी का जो जलाशय का तली है वो जब नीचे जमता है तो चट्टानी हो जाता है। अब ये जब अत्यधिक चट्टानी हो जाता है तो इसके वजह से जो पानी के अंदर रहने वाले जलीय जीव हैं उनके आवास का, उनके भोजन की कमी हो जाती है, उनके आवास नष्ट होने की स्थिति बन जाती है। नदी सामान्य तौर पर दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, पहला पार्ट ये वाला हो जाता है, दूसरा पार्ट ये वाला हो जाता है। अब जो जलीय जीव हैं वो इधर से एक तरफ से दूसरे तरफ, दूसरे तरफ से पहले तरफ नहीं आ जा सकते, ये नुकसान हो रहा है। दूसरा जो जलोढ़ मिट्टी आगे जाती वो नहीं जा पा रही है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो कि इस प्रकार से हमको दिखती हैं कि नदियों का जो है वो प्राकृतिक प्रवाह रुक गया। बांधों से होने वाले नुकसान की बात कर रहे हैं हम। जलीय जीवों के आवास की कमी हो गई, वनस्पति और मृदा का नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहां पर जब बांध बनेगा तो यहां पर जितनी भी वनस्पतियां आएंगी मैदानी क्षेत्रों में वो सारी की सारी एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगी। कीमती जो मिट्टी है जहां पे हम खेती कर रहे हैं वो नष्ट हो जाएगा। मानव विस्थापन एक बड़ी समस्या होती है जो कि हमने अर्थशास्त्र के विकास वाले अध्याय में पढ़ा है कि बड़े बड़े बांध बनते हैं जिससे उनके डूब क्षेत्र में आने वाली एक बड़ी संख्या वाले लोगों को, गांव के गांवों को उठाकर अलग किया जाता है। चाहे ये अपन देख लें सिंगाजी वाला स्थान हो या हम सरदार सरोवर के विस्थापितों की बात कर लें, टिहरी बांध के, रेहंद बांध के, सारे विस्थापित परेशान होते हैं। मृदा का लवणीकरण, मिट्टी खराब होती है, अंडे देने वाले जीवों का स्थानांतरण जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी तमाम परेशानियां बांध के निर्माण से होती हैं। मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो लाभ के लिए बनाई गई थी, अब वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं लाभ तो दे रही हैं, वो ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन उसका एक बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि पूरा जलीय तंत्र तो ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो जलतंत्र बनाए गए थे, धार्मिक अनुष्ठानों के कारण बनाए गए थे, वहां पर धार्मिक आयोजन होते थे, लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे। धीरे धीरे करके आगे जब हम बढ़ते हैं मौर्य काल और मौर्य उत्तर कालों में, तो हम क्या देखते हैं वहां पर कि जो बांध बनाए जा रहे हैं परंपरागत, वो सिंचाई के लिए बनाए जा रहे हैं। फिर जब हम धीरे धीरे और ज़्यादा मॉडर्न हुए
तो हमने केवल सिंचाई का उद्देश्य नहीं लगा, हमने जल विद्युत, हमने नौकायन, हमने आखेटन मछली मारना और साथ में बाढ़ नियंत्रण, इस तमाम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के आधार पर हमने उन परियोजनाओं को तैयार किया। अब बहुत सारे उद्देश्य तैयार किए, लेकिन इसके नुकसान ये होने लगे कि हमको पानी तो मिलने लगा, हमको बिजली तो मिलने लगी, लेकिन हमारा जो इकोसिस्टम है वो खराब होने लगा, सामाजिक विभेद पैदा होने लगे, और तो और इसकी वजह से भूमि का जो है वो निम्नीकरण होने लगा, मृदा का लवणीकरण बढ़ने लगा, ये तमाम परेशानियां बढ़ने लगी। तब फिर हमने समन्वित जल प्रबंधन उपागम आरंभ किया ताकि हम अन्य चीजों को भी समावित कर सकें, अन्य चीजों का भी प्रबंधन कर सकें, केवल जल संसाधन ही नहीं, जल संसाधन से जुड़े हुए सभी संसाधनों का विकास कर सकें। अब जब ये नहीं हो पा रहा था, बहुउद्देशीय परियोजनाएं अपने लाभ नहीं दे पा रही, मानव विस्थापित होने लगे, मृदा का लवणीकरण होने लगा, वनस्पति जो है वो अपघटित होने लगी, तो पर्यावरणविद जागरूक हुए, मानव विस्थापन से परेशान लोग जागरूक हुए और उन्होंने विरोध में आंदोलन शुरू कर दिए। सरदार सरोवर बांध के लिए आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, रिहंद परियोजना के लिए वहां के लोगों ने आंदोलन किया। चलिए देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध में ये आवाज उठाने वाले लोग कौन थे, कैसे थे। जब हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करते हैं तो इनका लाभ प्रायः है बड़े स्तर के लोग, यानी रिच फैमिलीज को, अमीर लोगों को मिला, गरीब लोगों को हाथ आया तो केवल विस्थापन और अपनी जमीन से दूर होने का दर्द। हमेशा जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव होने के बावजूद भी जो परियोजनाओं पर नियंत्रण था वो बड़े लोगों का रहा, छोटे लोगों को कुछ नहीं मिला। जमींदारों, बड़े किसानों, उद्योगपतियों को, नगरीय केंद्रों को सब कुछ मिला, लेकिन गांव के भूमिहीन इस परियोजना से ज्यादा लाभ नहीं उठा सके। परिणाम यह हुआ कि जब ये परियोजनाएं आई तो सिंचाई के पर्याप्त साधन बढ़े, सिंचाई के कारण फसल का प्रारूप बदल गया। जहां पर लोग मोटे अनाज उगाते थे, अब वो लोग गन्ना, धान उगाने लगे, वाणिज्यिक फसलें उगाने लगे, और दूसरी तरफ नुकसान होने लगा मिट्टी के लवणीकरण का, मृदा का पीएच मान घटने लगा, पीएच मान खराब होने लगा। अब इसका एक और कारण मिला, एक और स्थिति बनी वर्ग संघर्ष की। भाई फसलों का प्रारूप बदला, लोग वाणिज्यिक फसल उगाने लगे, पंजाब का जो किसान है वो खूब फसल उगा रहा है, खूब बेच रहा है, दूसरी तरफ भूमिहीन मजदूर किसान है, पंजाब का किसान पैसा कमा के अमीर से अमीर बन रहा है, समृद्ध किसान की बात हो रही है, और भूमिहीन मजदूर गरीब का गरीब होता जा रहा है। तो सोशल डिस्टेंस बढ़ रही है, सामाजिक परिदृश्य बदल रहा है, सामाजिक दूरियां बढ़ रही हैं, वर्ग संघर्ष पैदा हो रहा है। तो बांध का जो जल है, उसी जल का अलग अलग उपयोग चाहने वाले लोगों के बीच में संघर्ष हो रहा है। यही संघर्ष हमको देखने को मिलता है गुजरात में साबरमती नदी के बेसिन में। जब यहां से पानी छोड़ा जाता है तो सबसे ज्यादा लाभ इसका जो जल आपूर्ति जो है वह की जाती नगरीय क्षेत्रों में। अब उसी समय किसानों के खेतों में आवश्यकता थी और नहीं मिला पानी, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में और शहरी क्षेत्र के लोगों के बीच में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। पानी के झगड़े केवल एक शहर के नहीं, एक राज्य के अंदर नहीं, बल्कि अंतरराज्यीय झगड़ों का कारण भी बनते जा रहे हैं, और वे इस प्रकार हैं। देखो आप यहां पर बात करते हैं हम सरदार सरोवर बांध की, जो कि नर्मदा नदी पर बन रहा है। यह नर्मदा बचाओ आंदोलन आरंभ होता है इसका, यह सरदार सरोवर के विरोध में होता है। शुरुआत में पर्यावरणविदों ने जंगलों का पानी में डूबने की समस्या को लेकर के आंदोलन किया, लेकिन बाद में विस्थापितों की समस्या सामने आ गई और यह आंदोलन बड़े रूप में सामने आ गया। इस बांध के कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान 4 राज्यों को लाभ मिलेगा, यह बात बोली जाती है। विशेषकर गुजरात की बात करें तो गुजरात के 9,490 गांव, 173 कस्बे और राजस्थान के 124 गांवों को तो सीधा सीधा लाभ मिलना है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम रिहंद परियोजना की ओर आते हैं, जो कि सोन नदी की एक उपनदी है रिहंद परियोजना, जहां के लोग ये बोलते हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने को क्यों चुना गया, वहां पर भी स्थिति नर्मदा बचाओ आंदोलन की तरह ही दिखाई देती है। यहां पर एक बड़ा रोचक कोट आया है, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। मान लीजिए एग्जाम में यह वाक्य गया
कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, यह वाक्य किसने कहा था? नंबर 1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नंबर 2 किसान, नंबर 3 बांध विस्थापित, नंबर 4 क्रांतिकारी। आप उत्तर स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी पे लगा देंगे। हम सोच भी नहीं पाएंगे कि ये बाढ़ विस्थापित ऐसा कह सकते हैं। और ये क्यों नहीं सोच पाएंगे? क्योंकि हमने किताब नहीं पढ़ी है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब आप भले ही मेरे वीडियो भी देख रहे हों तो भी आप अपनी किताब लेकर के देखें। कोई लाइन अगर छूट गई है, छोटे छोटे चीज आती हैं जो 1 या 2 नंबर के जाते हैं और एक एक नंबर एग्जाम में कीमती होता है। जैसे आपको बता दूं, भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में एक कोट आता है, मैं बम और पिस्तौलों की उपासना नहीं करता। यह कथन किसने कहा था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सरदार भगत सिंह। आप सरदार भगत सिंह वाले उत्तर की कल्पना नहीं करेंगे, जबकि कहा उन्हीं ने था। तो इसलिए किताब में दिए हुए छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उनको जरूर पढ़ें। तो हम बात कर रहे थे रेहंद परियोजना के लिए, लोगों के लिए। तो रेहंद नदी जो है, वो रेणुका नदी, वो सोन नदी की एक उपनदी है। उसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, गोविंद बल्लभ पंत परियोजना के अंतर्गत है। वहां पर भी विस्थापितों के बुरे हाल हुए। तो ये परियोजनाएं विरोध का कारण बनी, अपने ही राज्य में विस्थापितों के विरोध का कारण बनी। और तो और कुछ तो ऐसी परियोजनाएं हैं जो 2-2, 3-3 राज्यों के बीच विवाद का कारण बन रही हैं, जिसमें कृष्णा कावेरी जल विवाद प्रमुख है, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में है। चलिए उसे देखते हैं हम। यहां पर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र ने क्या किया? कृष्णा और गोदावरी नदी की विवाद की शुरुआत होती है तो कृष्णा नदी के जो उपनदी है कोयना, वहां पर इन्होंने एक बांध बना दिया और जल प्रवाह की दिशा बदलने की कोशिश की। अब इसकी वजह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने आपत्ति लगा दी, क्योंकि उनकी तरफ आने वाला जल का प्रवाह कमजोर पड़ गया, वहां के कृषि और उद्योगों पर विपरीत असर पड़ने की संभावना बन गई। तो इस तरह से अंतर्राज्यीय जल विवाद पैदा हो गए। ऐसे बहुत सारे हैं, सतलज यमुना लिंक नहर विवाद, कृष्णा जल विवाद जो आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बीच में है, महानदी जल विवाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, कावेरी जल विवाद पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ऐसे और भी जल विवाद हो सकते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करना है। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आओ करके देखने वाला अंतर्गत एक बॉक्स में, वो आप लोग करेंगे। अब सवाल ये आता है कि बांधों को तो बनाया गया है, जैसे हीराकुंड बांध है, बाढ़ नियंत्रण के लिए, बार बार बोलते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि जो बांध बाढ़ रोकने के लिए बनाए थे उसी से बाढ़ आने लगे? बिल्कुल ऐसा हुआ है। ये बड़ी विडंबना है। ये कारण क्या हुआ कि ये बांध बना, बांध के जो जमाव है, जो उसकी जो मृतिका बह के आ रही है, वो क्या हुआ? तलछट में जमा होती गई और लगातार जमा होते रहने के कारण वहां पर गहराई कम हो गई पानी की और बाढ़ आने की स्थिति में ये पानी आगे की ओर प्रवाहित हो गया। बाढ़ नियंत्रण फेल। हमने देखा है महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 में यह स्थिति बनी थी। बांध का पानी छोड़ देने की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई और हालात बिगड़ गए। जान माल का नुकसान तो हुआ ही, मिट्टी का अपरदन भी हो गया। इसका मतलब है बांधों के अंदर जो तलछट है, ये जो एरिया है, ये तलछट, इनमें जमाव, तलछटें जम जाती हैं तो इससे जो प्राकृतिक उर्वरक, जो जलोढ़ मिट्टी है, जो उपजाऊ होती है, जो यहां मैदानी क्षेत्रों में आगे जाना थी, वो नहीं जा पाती, रुक जाती है। और उसका नुकसान उल्टा होता है कि ये हार्ड हो जाता है, ये धीरे धीरे भर जाता है और पानी ऊपर से फ्लो होकर के एक बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। इसके साथ साथ भूकंप आने की संभावना, बीमारियों की संभावना, कीटाणुओं की संभावना, प्रदूषण की संभावना, तमाम परेशानियां इसमें और आ जाती हैं। तो जब बांध, परंपरागत बांध केवल सिंचाई करते थे तो हमने बहुत सारे उद्देश्य जोड़ दिए। जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं आई तो हमने देखा कि जल से जुड़े अन्य संसाधन, भूमि संसाधन, पारितंत्र वगैरह, ये डिस्टर्ब होने लगे। तो भैया करें तो करें क्या? इसके लिए समुदाय को आगे आना आवश्यक है और समुदाय आगे आया भी। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जहां पानी की कमी है, वहां के समुदायों ने इसके लिए प्रयास किया। और क्या प्रयास किया? वर्षा जल संरक्षण का। तो चलिए देखते हैं उन्होंने किया क्या। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उससे बहुत नुकसान हुआ है। विस्थापन का दर्द झेला लोगों ने, प्राकृतिक वनस्पतियों का नुकसान हुआ,
तलछटी में अवसाद जम गया जिससे जलोढ़ मिट्टी आगे नहीं जा पाई। तो सवाल ये उठता है इसका विकल्प क्या होगा? तो विकल्प जो है वर्षा जल संग्रहण के स्थानीय तौर तरीके सबसे अच्छा विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि प्राचीन काल में हम देखते हैं। ये जो श्री फोर्ट आप देख रहे हैं, ये भोपाल की झील, ये पुरानी बावड़ियां बनी हुई हैं, ये देख रहे हैं हम। तो पुराने लोगों के पास में वर्षा जल संग्रहण का स्थानीयता के हिसाब से, मिट्टी के गुण के हिसाब से कैसी आकृति बनाई जाए, ये ज्ञान था। अब उसी ज्ञान को सहेजने की आवश्यकता है ताकि वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ का जल, इसको संग्रहण किया जा सके, इनको संरक्षित किया जा सके। इसके अनेक तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है कुल अथवा गुल, जो कि पश्चिमी हिमाचल में सिंचाई के लिए नदी की धारा बदलकर बनाई गई वाहिकाएं होती हैं, उनको कुल या गुल कहते हैं। ठीक इसी तरह की वाहिका पश्चिम बंगाल में बनती है। जैसे कि अगर अपन बात करें तो ये एक नदी जो है, ये बड़ी नदी है, इस नदी से छोटी सकरी वाहिकाएं इस तरह की निकलती हैं और आखिरी में इनको एक तालाब में इनका पानी रोक दिया जाता है और ये फिर खेतों में ये पानी जाता है। तो ये जो वाहिकाएं हैं, ये इसको कहते हैं कुल अथवा गुल। इसके बाद अपन आते हैं वर्षा जल संग्रहण पर, जो छत पे किया जाता है, राजस्थान में प्राय ये किया जाता है। इसके बाद इसके तरीके क्या हैं? वर्षा जल संग्रहण का एक तरीका है खादीन। जैसलमेर जैसे सूखे इलाकों में खेतों के किनारे सिंचाई करने के लिए वर्षा जल एकत्र करने एक छोटा तालाब बनाया जाता है, उसे खादीन कहते हैं। बाकी राजस्थान में से जोहड़ भी कहते हैं। चंद्राकार बनाया जाता है ताकि वाष्पीकरण कम हो। सवाल यह आएगा कि जोहड़ को चंद्राकार क्यों बनाते हैं, चांद के आकार जैसे क्यों बनाते हैं? वाष्पीकरण रोकने के लिए बनाते हैं। इसके अलावा टाका, बहुत बड़ी टंकी है, उसको बना लेते हैं बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर जैसे इलाकों में इनके ऊपर। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो वर्षा जल है, ये बरसात का जो पानी है, इसको राजस्थान में बोलते हैं पालर पानी। एक नंबर का सवाल आ सकता है आपको कि पालर पानी क्या होता है? तो वर्षा का जल होता है। तो आप लोगों ने देखा कि कुल अथवा गुल पश्चिमी हिमाचल में बड़ी नदी में से एक छोटी धारा निकाल के अलग से उसको एक डैम में छोटा तालाब बना के इकट्ठा कर लिया। तो वो जो छोटी धारा निकल रही है उसको कुल या गुल कहा। पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर इस तरह का किया जाता है। दूसरा हमने देखा कि राजस्थान में छतों पर पानी रोकने की काम किया जाता है। जैसलमेर में अर्धचंद्राकार वो बनाए जाते हैं, इस तरह के बनाए जाते हैं वो डिब्बे, इस तरह के। यहाँ पानी रहता है और यहाँ ऊपर से हल्की छाया रहती है, तो वाष्पीकरण कम होता है। इनको बाकी राजस्थान में जोहड़ बोलते हैं। टाका बनाया जाता है। लेकिन जब से इंदिरा गांधी नहर आई है राजस्थान में, तब से खादीन हो, जोहड़ हो या टाका हो, अब इनकी उपयोगिता कम होती जा रही है। सवाल बन सकता है, इंदिरा गांधी नहर के आने से राजस्थान में क्या बदला? तो परंपरागत जल संरक्षण की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, वो खत्म होती जा रही है। कुछ मात्रा में है, लेकिन वो धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंचा रही है। यानी खादीन, जोहड़ और टाका बनाने की परंपरा को रोकने का काम कर रही है इंदिरा गांधी नहर। हालांकि इंदिरा गांधी नहर लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये इस पर अभी चर्चा करने का विषय नहीं है। फिर कभी अगर समय मिलेगा तो अपन करेंगे। लेकिन वर्षा जल संग्रहण, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो हिमाचल में हो, सब जगह आवश्यक है। तमिलनाडु में पानी कमी को देखते हुए सरकार ने तो कंपल्सेशन कर दिया है कि अगर आप मकान बना रहे हो, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है तो दंडनीय अपराध होगा। कर्नाटक के गंडाथूर के लोगों ने तो कर ही दिया शुरू, 200-250 मकानों ने बनाना ही शुरू कर दिया। वहां पर बिना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के मकान ही नहीं बनते। और सबसे रोचक बात, आपने आपने मार्सेन राम चेरापूंजी का नाम सुना होगा। संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन वहां से 40 किलोमीटर दूर शिलोंग एक जगह है, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, जल दुर्लभता की स्थिति है। तो वहां पर भी मेघालय में बांस की जो वाहिकाएं हैं बनाकर, ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों से बांस की नालिकाएं, बांस को बीच में से काटा तो नाली बन गई। उस नाली से धीरे धीरे करके 2-2, 4-4 किलोमीटर पानी लाके एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इस तरह से वर्षा जल संग्रहण का काम समुदाय कर रहे हैं, सरकार कर रही है। तो आप किस बात की देरी कर रहे हैं? अपना मकान जब भी बने, अपने पेरेंट्स से बोलिए कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर लगाएं, अन्यथा की स्थिति में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आज भले पानी आपको उपलब्ध है, कल आपके लिए जल दुर्लभता की स्थिति बन जाएगी। तो इस प्रकार आप लोगों ने देख लिया जल संसाधन अध्याय का यह दूसरा कंटेंट भी, और जल संसाधन अध्याय समाप्त। अब अगर आपको इसके प्रश्नोत्तर देखना है
तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो मेरा जो पोर्टल है, वेबसाइट है, उसकी लिंक दी हुई है। साथ में आपकी स्क्रीन पर भी ये चल रही है www.davidyalaya.com, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग इस जल संसाधन अध्याय को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, और मैं चलता हूं अगले चैप्टर की, अगले कंटेंट की तैयारी के लिए। अब आप लोगों की डिमांड पर मैं कक्षा 10 के इतिहास का कंटेंट शुरू करने जा रहा हूं। तो हम शुरू करते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना वाला अध्याय। तो इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का ही आएगा। तो तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इतने दिन से वीडियो बने नहीं तो सब्सक्रिप्शन भी नहीं बढ़े। तो रिक्वेस्ट है यार, मन लगा रहता है वीडियो बनाने में। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।